एपिसोड 17 विनी जब उस सेक्शन में आती है जहां पर जिया और अवनी कपड़े चेंज कर रहे थे तो देखती है कि अवनी और जिया के पास अब एकांश भी खड़ा था। विनी ये देखकर जल्दी से एकांश के पास जाती है और उससे कहती है, एकांश भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप शॉपिंग करने आए हैं? अगर आपको आना ही था तो आप हमें बता देते ना, मैं और जिया अकेले शॉपिंग कर लेते और आपको अवनी भाभी दे देते। ये सुनकर अवनी मासूम सा चेहरा बनाकर, वीनू मैं क्या कोई सामान हूं तो तुम मुझे ऐसे ही एकांश जी को दे देती। विनी अरे नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि एकांश भाई और आप दोनों साथ में शॉपिंग कर लेते। वैसे एकांश भाई आपने बताया नहीं आप यहाँ पर क्यों आए हैं? एकांश वो मैं यहाँ पर अपने बिजनेस के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए आया था। विनी ओ तो फिर आपके साथ वो सब कहाँ है जो मीटिंग के लिए आए हैं? एकांश कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से जीवन बोल पड़ता है, हम यहाँ हैं मिस। ये सुनकर सब पीछे देखते हैं और अवनी जल्दी खुश होकर भागकर जीवन के गले लग जाती है और बोलती है, भाई आप भी यहीं पर है। एकांश ये देखकर मन में, ये साला जब भी आता है मेरी चांद, भागकर इसके गले लग जाती है और एक मैं हूं जिसे देखकर चांद बस ये पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? अब अपने इस भाई से भी पूछो ना चांद की वो यहाँ पर क्यों आया है। साला मेरी तरह ही झूठ दिया कि मेरे साथ मीटिंग के लिए आया है, जब देखो ये साला मेरी चांद से के गले पड़ जाता है। अरे अब हट भी जा साले, मुझे जलन हो रही है तुमसे। जीवन जो एकांश के चेहरे की तरफ देख रहता वो उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि उसे जलन हो रही है। फिर वो झट से अवनी से दूर होकर कहता है, बेटू मैं यहीं पर एकांश के साथ मीटिंग के किया आया था। अवनी ये सुनकर, वो अच्छा लेकिन मॉल में मीटिंग कौन करता है? ये सुनकर तो एकांश और जीवन दोनों ही झेप गए। तभी जीवन, वो बेटू एक्चुअली मुझे और विशाल को अपने लिए शॉपिंग भी करनी थी तो मैंने एकांश को यहीं पर बुला लिया, इससे हमारा टाइम भी बच गया और मीटिंग भी हो गई। जिया ये सुनकर अपने मन में कहती है, झूठा कहीं का ये बताना कि मेरे चेंजिंग रूम में मुझे देखने आया था, पर मैं भी इसे अब इतनी जल्दी भाव नहीं दूंगी, इतने नखरे दिखाऊंगी ना अब इसे कि मुश्किल हो जाएंगे उठाना मेरे नखरे। और जिया तुम्हें इसे नखरे दिखाने ही पड़ेंगे ताकि ये दूसरी लड़कियों का पास न जाकर तेरे ही पीछे पड़े रहे और मेरा ही बना रहे। जीवन के पीछे तभी विशाल कहते हुए आता है, जीवन अगर तुम भाभी से मिल चुके हो तो चले घर, मैंने भी शॉपिंग कर ली है। भाभी सुनकर अवनी जीवन की ओर देखकर कहती है, भाई मुझे भी मेरी होने वाली भाभी से मिला दीजिए। विशाल का ये भी ध्यान जाता है कि एकांश और जीवन के अलावा वहां पर जिया, विनी और अवनी भी खड़े हैं। विशाल ये देखकर जीवन की ओर देखता है जो उसी को एक किलर लुक दे रहा था। ये देखकर विशाल बस अपनी बत्ती ग्रिन सी दिखा देता है। जीवन उसे इग्नोर करके अवनी से, बेटू एक्चुअली मैं तुम्हें फिर कभी मिला दूंगा, वो मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे नाराज होकर बैठ गई है, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं उसे जल्दी ही मना लूंगा। आखिर वाली बात जीवन ने जिया को देखते हुए कही थी। जीवन की नजरें जब जिया की ओर हुई तो जिया ने अपना चेहरा फेर लिया। ये देखकर जीवन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फिर वो एकांश की ओर देखकर, मिस्टर सिंघानिया मीटिंग तो हो गई है, क्या हम अब साथ में लंच कर सकते हैं? वैसे भी लंच टाइम हो गया है तो मैं सोच रहा हूं कि बेटू और बाकी सबके साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच कर ले। जिया ये सुनकर जल्दी से, जी नहीं, हम यहाँ पर बस शॉपिंग करने आते थे और हमारी शॉपिंग हो चुकी है तो अब हमें घर जाना होगा, आप भाई के साथ लंच कर सकते हैं। वहीं विनी जो एकटक विशाल को देख रही थी, जब से विशाल वहां आकर खड़ा हुआ था तब से विनी उसके हैंडसम फेस को निहारे जा रही थी। विशाल को पता था कि विनी की नजरें उसी पर बनी हुई है, फिर भी उसने विनी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। विनी जिया की बात को सुनकर बोलती है, किया कितना अच्छा प्लान तो है, लंच का करते हैं ना सब साथ में लंच, और मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं शॉपिंग कर करके थक भी चुकी हूं तो अब कहीं अच्छे जगह बैठकर सबके साथ लंच करते हैं। और फिर जिया के पास जाकर धीरे से उसके कान में, यार जिया इस ब्लू जैकेट वाले से मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है, प्लीज मान जा यार ताकि मैं इससे और निहार सकूं। जिया बस विनी की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। एकांश भी हाथ छोटी कर की है, लंच उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है और मैं कौन सा रोज बाहर तुम लोगों के साथ लंच करता हूं, मेरे लिए ही मन जाओ ना तुम। जिया ये सुनकर कुछ कहती, ठीक है भाई जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ी ही देर बाद सभी एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। एकांश ने जल्दी से एक प्राइवेट रूम बुक करवा लिया था ताकि पब्लिक प्लेस में निहाल या रिया के फ्रेंड्स उसे और अवनी को साथ में न देख ले जाता। इस वक्त सब आराम से बैठे हुए अपना खाना खा रहे थे, तभी विशाल को एकदम से खांसी हो जाती है। उसके साइड में बैठा जीवन उसे जल्दी से पानी का ग्लास देकर बोलता है, क्या हुआ, आराम से खाना, इतनी जल्दी क्या है? विशाल पानी पीने के बाद, कुछ नहीं बस गले में मिर्ची लग गई थी इसीलिए खांसी आ गई, और फिर एक नजर अपने साइड में बैठी विनी को देखता है जो आराम से खाना खा रही थी। ये सुनकर सब फिर से अपना खाना खाने लगते हैं। अब इन सबको कौन बताए कि विशाल को कोई मिर्ची नहीं लगी थी, बल्कि विनी टेबल के नीचे से अपने पैर से विशाल की टांग को सहला रही थी, जिससे विशाल का खाना गगले में ही अटक गया और उसे एकदम से खांसी उठ गई। विशाल अपने मन में विनी को देखकर कहता है, सिर्फ दिखने में ही मासूम और शांत लगती है ये लड़की, बाकी तो क्रिया की पूरी आफत है, ऐसा भला कोई करता है क्या? और मैंने शीशे का तोड़ दिया है कि मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। माना कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए लेकिन इसके जैसी नहीं चाहिए, ये मेरे टाइप की नहीं है, अब मुझे खुद से इसे दूर रखना होगा। कहते हुए विशाल अपना खाना खाने लग जाता है।
थोड़ी देर में सबका लंच हो जाता है तो जिया और विनी अवनी एक साथ बोलते हैं अब चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। जीवन और एकांश ये सुनकर एक साथ तेज आवाज में बोल पड़ते हैं नो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो अवनी विनी जिया उन दोनों का अपनों खा जाने वाली नजरों से घूरती है। फिर जिया बोलती है क्यों नहीं, हमें आइसक्रीम खानी है, मतलब खानी है। अवनी और विनी भी हाँ हमें आइसक्रीम चाहिए। एकांश उन सबसे कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम सबको, अब तुम सब ड्राइवर के साथ घर पर जाओ समझी। जीवन भी अवनी की ओर देखकर हाँ बेटू एकांश सही कह रहा है, तुम सबको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, उससे गला खराब हो जाएगा तुम सबका। अवनी जीवन से नहीं भाई हमारा कोई गला खराब नहीं होगा। और फिर मासूम से शक्ल बनाकर जीवन से भाई मैं तो अभी अभी आपकी प्यारी से बहन बनी हूं ना, तो क्या आप अपनी इस प्यारी बहन की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती क्या? और वैसे भी मैं तो आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूं, क्या आप मुझे वो भी नहीं दे सकते? जिया और विनी अवनी की बातें सुनकर एकांश की ओर देखकर कहती है हाँ भाई क्या आप अपनी इन दो मासूम सी बहनों को आइसक्रीम नहीं खिला सकते? हमने इतनी भी बड़ी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर दी है। विशाल विनी की बात सुनकर मन में मासूम और ये हो कहता है। एकांश का जैसे ही मना करने वाला होता है जीवन अवनी की ओर देखकर कहता है ठीक है बेटू तुम सब खा सकते हो लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। अब भाई आखिर अवनी ने पहली बार अपने भाई से जिद की है, वो भी बस एक आइसक्रीम की। तो जीवन को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अवनी उससे एक बहन की तरह जिद करके कुछ मांग रही है। एकांश भी ये सुनकर ठीक है खा सकते हो वो तीनों, थैंक यू सो मच। और फिर जीवन उन सबके लिए चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। आइसक्रीम आते ही वो तीनों चॉकलेट आइसक्रीम पर टूट पड़ती है और उसे खाने लगती है। थोड़ी देर बाद एकांश उन तीनों को ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ घर भेज देता है। जीवन और विशाल भी उस टाइम पर वहीं थे। जीवन एकांश से तुम अवनी को कब बता रहे हो कि जिसे वो अपना भाई मानती है वो उसका सगा भाई है? एकांश को इस वक्त जीवन की आंखों में एक खालीपन दिख रहा था और उसकी आवाज में उदासी झलक रही थी। एकांश ये देखकर टेंशन मत लो, मैं अवनी को जल्द ही बता दूंगा, बस थोड़े दिन तक रुक जाओ जब तक मैं अपने सौतेला भाई और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पूरी दुनिया वालों के सामने तमाशा न बना दूं। जीवन और ये दिन कब आएगा? एकांश एक डेविल स्माइल के साथ परसों मैंने अपने घर पर रिया की बर्थडे पार्टी रखी है जिसमें उनिहाल और रिया का एक अच्छा जुलूस निकलेगा, तो तुम भी उन दोनों का जुलूस देखने के लिए इनवाइट हो। जीवन ये सुनकर अगर तुम नहीं भी बुलाओगे तो भी मैं आऊंगा ही। एकांश हाँ मेरे घर पर मुंह उठाकर आने की आदत जो हो गई है तुम्हें, तुम तो आओगे ही। जीवन से सुनकर बोला हाँ तो मेरी बहन का ससुराल है, मैं तो आऊंगा, तू क्या कर लेगा? एकांश उसे घुरकर कर हो तो नहीं सकता, अब मैं तुझे कुछ, आखिर मेरी पत्नी का भाई जो है। जीवन जैसे ही कुछ कहने वाला होता है विशाल उन दोनों को देखकर कहता है अरे अब तुम दोनों ऐसे लड़ो मत। और जीवन हमारी ऑफिस में एक मीटिंग है, वो मिस काजल ने अर्जेंटली तुमसे मीटिंग रखवाई है। जीवन ये सुनकर अब इस काजल को कौन सी मीटिंग करनी है मुझसे, मैंने इसे पहले ही सारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन बता तो दी थी। एकांश ये सुनकर बोला चला जा, मीटिंग के लिए मिस काजल का दिल आ गया होगा तुम पर, इसीलिए मीटिंग के बहाने मिलने चली आई होगी। जीवन ये सुनकर कहता है जिसका डील मुझसे लगना चाहिए वो तो मुंह तक नहीं लगा रही मुझसे, और जिससे नहीं लगाना उनका दिल जरूर आ रहा है मुझ पर। एकांश बोला मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरी बहन इतनी आसानी से तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें। जीवन पापड़ क्या, अगर रोटियां भी बनानी पड़े वो भी बना लूंगा मैं, बस एक बार जिया को मुझसे प्यार हो जाए और फिर हमारी शादी हो जाए। एक अपनी कार में बैठते हुए बोला अब जल्दी का अपने ऑफिस, कहीं मिस काजल तुमसे मिलने यहां न चली आए और तुझे से तेरा दिल न चुरा ले जाए। जीवन भी उसकी तरफ अपने गॉगल्स लगाता हुआ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जहां मर्जी आए, मेरा दिल तो ऑलरेडी तेरी बहन ने चुरा लिया है। कहते हुए वो और विशाल गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एकांश उसकी कार को जाता देख जानता हूं तू मेरी बहन से बहुत प्यार करता है और ये भी कि तुमसे अच्छा उसे कोई और मिल नहीं सकता। अब पिछले जन्म की तरह मैं तुझे मेरी बहन से दूर नहीं करूंगा बल्कि उससे तेरी शादी करवाऊंगा, बस एक बार जिया को तुमसे प्यार हो जाए और वो मुझसे आकर कहे कि उसे तुमसे शादी करनी है। दरअसल एकांश के पिछले जन्म में जीवन ने एकांश के सामने जिया से शादी करने की बात कही थी, लेकिन एकांश ने निहाल की बातों में आकर जीवन की जिया से शादी करने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद जीवन इंडिया छोड़कर बाहर चला गया था। लेकिन वो फिर भी जिया के पीछे अपने बॉडीगार्ड लगा रखे थे ताकि वो सब जिया को प्रोटेक्ट कर सके। एकांश को ये सारी बात अपने रिबर्थ के बाद पता चली थी, इसीलिए अब वो खुद जिया की शादी जीवन से करवाना चाहता है ताकि अपनी पिछले जन्म की गलती को सुधार सके। कहता हुआ एकांश भी अपनी कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ चला जाता है। इधर सिंघानिया मेंशन जिया, अवनी और विनी इस वक्त एक साथ बेड पर लेटी हुई थी। वो तीनों ही इस वक्त अपने अपने वाले के बारे में सोच रही थी। तभी विनी झट से उठकर जिया, विनी मैंने विशाल को देखकर अपने दिल की बात कही थी, उसने मुझसे कहा कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता और उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट भी कर दिया। ये कहते हुए विनी उदास हो जाती है। अवनी वीनू तुम टेंशन मत लो, अभी एक मुलाकात ही तो हुई है, अभी आगे मिलकर तुम विशाल भाई को अपने प्यार का एहसास करवाती रहना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि वो तुमसे प्यार करने लगेंगे। जिया भी यस वीनू तुम इतना ज्यादा मत सोचो, अब तो तुम उनसे मिल भी सकती हो क्योंकि वो भाई के फ्रेंड का फ्रेंड और असिस्टेंट हैं, तो हम भाई से कहकर उन्हें डिनर या लंच पर इनवाइट कर सकते हैं। अभी कल ही वो हमारे घर लंच पर आए थे।
विनी ये सुनकर सच ये तो बहुत अच्छी बात है अवनी हाँ सच अब तुम दोनों कॉलेज की तैयारी देखो आखिर कल से कॉलेज जो जाना है। जिया ये सुनकर ओहो अब से सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। अवनी जिया रात को अपनी नींद पूरी कर लेना तुम जिया हाँ यार अब ऐसा ही करना होगा। विनी हाँ चलो अभी से सो जाते हैं ताकि कल सुबह भी जल्दी आंख खुल सके कहते हुए जिया और विनी बेड पर आंखें बंद करके लेट जाती हैं। अवनी उन दोनों को देखकर अपना सिर नाने हिला देती है। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री जीवन जब अपने कैबिन में पहुंचता है तो देखता है कि उसके कैबिन में एक लड़की बैठी हुई है जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट मिनी ड्रेस पहन रखी थी और अपने चेहरे पर मेकअप थोप रखा था। वो लड़की जैसे ही जीवन को देखती है चेयर से उठकर जीवन से कहती है हाय मिस्टर मल्होत्रा कैसे हैं आप और गले लगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है जीवन उसे फुल इग्नोर मारते हुए सीधा अपनी हेड चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर उस लड़की का मुंह बन जाता है और उसे हल्का हल्का गुस्सा भी आने लगता है फिर को लड़की अपने चेहरे पर एक स्माइल लाती हुई वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है। एपिसोड 18 वो लड़की अपनी चेयर पर बैठती हुई बोलती है हेलो मिस्टर मल्होत्रा आपने बताया नहीं कि आप मुंबई आने वाले थे मुझे लगा आप ये प्रोजेक्ट दिल्ली से ही शुरू करेंगे। जीवन बड़े ही एटीट्यूड से क्यों अब मुझे आपसे पूछकर अपने डिसीजन लेने होंगे कि कब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और रही बात प्रोजेक्ट को सो मिस काजल आई थिंक मेरे असिस्टेंट ने आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी बता दो है तो आपका मेरे ऑफिस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लड़की और कोई नहीं मिस काजल खन्ना थी इनकी उम्र तकरीबन 24 साल है इसके डैड भी एक जाने माने बिजनेसमैन है और ये अपने डैड का बिजनेस भी संभालती हैं इनके डैड इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी जिद्दी घमंडी है। जीवन से ये एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिली थी और इन्हें उसी टाइम जीवन को अपना बनाने की चाह हो गई। काजल नो मिस्टर मल्होत्रा आपको मुझसे ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। बाय द वे मेरे डैड चाहते हैं कि मैं यहाँ आपकी कंपनी में आपके साथ काम करूँ क्या है ना इससे मुझे कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ हम मिलकर हमारे प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। जीवन कुछ सोचकर ठीक है मिस काजल आप कल से मेरे ऑफिस आ सकती है। काजल ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा और फिर अपनी चेयर से खड़ी होकर जीवन की चेयर के पास जाकर जीवन के थोड़ा नजदीक होकर बोली आई होप मिस्टर मल्होत्रा कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले कहते हुए जीवन के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। जीवन उसे देखते हुए कहता है वो तो आपको कल से पता चल जाएगा कि मैं क्या सीखने वाला हूं आपको। ये सुनकर काजल बाय मिस्टर मल्होत्रा अब हम कल मिलते हैं कहते हुए केबिन से बाहर की ओर चली जाती है। और जीवन उसके जाते ही जल्दी से अपनी चेयर से उठा और अपने केबिन के बने हिडन रूम के वॉशरूम में जाकर अपने उस हाथ को अच्छे से वॉश करने लगा जिसे काजल ने छुआ था। जीवन अपने हाथ को अच्छे से साफ करने के बाद अपने सामने लगे मिरर में खुद की झलक देखते हुए बोलता है मेरी बॉर्बी डॉल के अलावा मुझे कोई लड़की छुए ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। फिर एक डेविल स्माइल के साथ और मिस काजल तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा अगर अब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करना चाहिए तो तुम डेविल जीवन मल्होत्रा से मिलोगी कहते हुए जीवन अपने रूम से निकलकर वापस अपने कैबिन में आकर काम करने लग जाता है। इधर एज इंडस्ट्री एकांश अपने कैबिन में जा ही रहा होता है कि रास्ते में अविनाश उसका रास्ता रोक लेता है। एकांश ये देखकर मैं तेरी कोई हीरोइन नहीं हूं जिसका तू रास्ता रोक रहा है। अविनाश ये सुनकर अरे यार तू मेरी हीरोइन थोड़ी ना है तू तो मेरा हीरो है। एकांश ये सुनकर कहता है क्या भांग वांग का नशा करके ऑफिस आया है क्या आज तू। अविनाश बिल्कुल भी नहीं सर नशा तो शायद आप करके आए हैं जो आपको ये नहीं पता चला कि आपसे मिलने के लिए आपका कोई खास आपके केबिन में इंतजार कर रहा है। एकांश कंफ्यूज होकर किसकी बात कर रहा है सीधा सीधा बताना। अविनाश उस पर भड़कते हुए बोला सर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आई हुई है आपसे अपने बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। एकांश एक तिरछी स्माइल के साथ वो ऐसा है क्या फिर तो जाकर मिलना पड़ेगा कहते हुए एकांश अविनाश को अपने साइड में कर देता है। लेकिन अविनाश पीछे से उसकी कमर पर एक मुक्का मारकर बोलता है जैसे उसका घर पर आना बंद किया है ना वैसे ही अब उसका ऑफिस में आना भी बंद कर वो चुड़ैल मुझसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती। एकांश जाता हुआ जैसा मेरा यार कहे। अविनाश ये सुनकर एक स्माइल पास कर देता है और फिर अपने कैबिन की ओर जाकर अपना काम करने लग जाता है। एकांश जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचता है देखता है रिया उसकी हेड चेयर पर बैठी हुई थी और उसने इस वक्त एक हल्के नीले कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। एकांश ये देखकर मन में कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चांद के हक पर अपना हक जताने की और निहाल के साथ तो ये इतने शॉर्ट कपड़े पहनती है आई गेस उसके सामने तो ये कपड़े भी नहीं पहनती और यहाँ पर सती सावित्री बनी हुई है। रिया जैसे ही एकांश को देखती है वो झट से अपना मासूम सा चेहरा बना लेती है और एकांश के पास जाकर एकांश जी आप आ गए। एकांश अब तुम्हें मैं यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ तो ऑफकोर्स हो गया हूँ मैं। रिया को ये अपनी इंसल्ट सी लगती है लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर करके एकांश से कहती है एकांश जी मेरे पास नीलिमा आंटी का कॉल आया था उन्होंने कहा कि आप मेरी बर्थडे पार्टी अपने घर पर रखना चाहते हैं लेकिन आपने तो मुझे अपने घर आने के लिए मना किया है ना। एकांश अपनी हेड चेयर पर बैठते हुए हाँ रिया मैंने ही मना किया था लेकिन अब तुम एक दिन के लिए तो आ ही सकती हो ना। रिया उदास सा चेहरा बनाकर लेकिन अवनी वो क्या सोचेगी मेरे बारे में।
एकांश उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे मैं देख लूंगा, लेकिन तुम्हारे बर्थडे पार्टी तो मेरे ही घर पर होगी। एकांश मन में, और मेरे ही घर पर तुम्हारा जलूस भी निकलेगा। मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहे हो ना तुम दोनों? अब देखो मैं कैसे ही तुम दोनों को तुम्हारे ही प्लान में फंसाता हूँ। रिया ये सुनकर, ठीक है एकांश जी, वैसे अगर आप फ्री हैं तो क्या हम शॉपिंग पर जा सकते हैं? वो क्या है ना, मैं अपने बर्थडे पार्टी के लिए एक वेस्टर्न ड्रेस लेना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो सिलेक्ट करें। एकांश, वेस्टर्न क्यों, तुम ट्रेडिशनल वेयर में ही बहुत अच्छी लगती हो। रिया, हाँ एकांश जी, लेकिन पार्टी वाले दिन कितने सारे मेहमान आएंगे और आपके बिजनेस पार्टनर और फ्रेंड्स भी तो आएंगे ना, और मैं नहीं चाहती कि उन सबके सामने मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूं, वरना वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। एकांश ये सुनकर, मेरे पास अभी शॉपिंग का तो टाइम नहीं है और मेरी अभी 3-4 मीटिंग्स भी है, तो तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं एक डिजाइनर से कॉल करके तुम्हारे लिए ड्रेस चूज करके कल तक भिजवा दूंगा। और हाँ रिया प्लीज तुम मेरे ऑफिस मत आया करो, वो क्या है ना, फिर एम्प्लॉय तुम्हारे और मेरे बारे में बातें बनाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में लेकर कोई गलत राय बनाए। रिया ये सुनकर बहुत खुश और दुखी दोनों हो जाती है और फिर वो थैंक्स और ओके एकांश जी बोलकर केबिन से बाहर की ओर आ जाती है। रिया जाते हुए, पहले तो ये मेरे लिए अपनी सारी मीटिंग भी कैंसिल कर देता था, मगर अब पता नहीं इसे क्या हो गया है, मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। पहले मेरा घर में आना बंद करवा दिया था और अब अपने ऑफिस में भी मुझे आने से मना कर रहा है। कोई बात नहीं, बस परसों की रात तक चुप हूं मैं, उसके बाद तो मेरा वार होगा और एकांश मेरा हो जाएगा। कहते हुए ऑफिस में बाहर आकर एकांश की दी हुई कार में बैठकर अपने फ्लैट की ओर चल देती है। कैबिन में एकांश कितना बेवकूफ था यार, मैं इसके लिए मैंने एक कोहिनूर हीरे को ठुकरा दिया था, लेकिन अब तो मेरा वो हीरा सिर्फ मेरा ही होगा। और इसके मुंह से एकांश के सुनकर कितना अजीब लगता है। और एक मेरी चांद है, जब वो मेरा नाम लेती है या मौन करती है ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई मिश्री घोल रहा हूं। फिर एकांश अपनी आंखें बंद करके मॉल में हुए रोमांस के बारे में सोचने लगता है। जब अवनी उसका नाम मौन कर रही थी, एकांश झट से अपनी आंखें खोलता है और खुद से कहता है, मदहोश कर दिया है मेरे चांद ने मुझे, अब तो आपने चांद से बिल्कुल भी दूर नहीं रहा जा रहा। पता नहीं ये रात कब होगी और कब मैं अपनी चांद के साथ रोमांस करूंगा। ये सब सिकटेट हुए ही एकांश अपना काम करने लग जाता है। मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ट्रेन से उतरती है। उसने इस वक्त एक चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। उसकी वो कजरारी आंखें, गुलाबी होठ और बार बार झपकती हुई पलकें उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। वो लकड़ी ट्रेन से उतरकर साइड में अपना बैग लेकर खड़ी हो जाती है और किसी को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी उस लड़की को एक दूसरी लड़की आवाज लगाती है, हे आराध्या मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम आराध्या है वो उस दिशा में देखने लगती है जिस ओर से उसे आवाज आई थी। उस लड़की को देखकर वो झट से उसके पास जाकर कहती है, दिशा दी आप कैसे हो? दिशा, अरे आरू मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आराध्या और दिशा ये दोनों ही कजन है। आराध्या की उम्र 20 साल है और दिशा उससे 4 साल बड़ी है। आराध्या आज ही गांव से आई है अपनी आगे की स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। आराध्या कभी गांव से बाहर तक नहीं निकली है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए दिशा के पास भेज दिया। दिशा वैसे तो आराध्या के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आराध्या यहाँ पर रहकर उसके मॉम डैड को सारी करतूतें बता देगी जो वो यहाँ पर करती है, लेकिन अपने मॉम डैड की वजह से उसे आराध्या को अपने साथ रखने के लिए राजी होना पड़ा, वरना दिशा को तो आराध्या फूटी कौड़ी तक नहीं भाती थी। आखिर आराध्या उससे सुंदर जो थी। आराध्या, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दी, लेकिन ये अपने क्या पहना हुआ है, क्या आपके कपड़े फट चुके हैं? दिशा ये सुनकर उसे डांटती हुई बोली, अरे बेवकूफ ये सब फैशन है, अगर मुंबई में रहना है तो थोड़ा फैशन तो करना ही पड़ेगा ना, और अब घर चलो, बाकी की बातें घर कर लेना। कहते हुए आराध्या के अपने साथ एक कैब में बिठाकर घर के ओर ले जाती है। आराध्या कैब से बाहर की ओर देख रही थी। मुंबई का नजारा देखकर वो काफी खुश हो रही थी। उसने इससे पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग बस टीवी और न्यूज़पेपर में ही देखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों एक छोटे से घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दिशा आराध्या से, अब चलो जल्दी अंदर। आराध्या उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये घर नहीं ज्यादा छोटा था और नहीं बड़ा, बस मीडियम सा था। अंदर जाते ही दिशा आराध्या से, वो तुम्हारा कमरा है और हाँ कॉलेज कल से खुलने वाले हैं, इसलिए तुम कल जल्दी उठ जाना, और हाँ आज रात को एक शॉर्ट सी ड्रेस पहन लेना। वो क्या है ना, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया था कि तुम आने वाली हो और वो सुन तुमसे आज क्लब में मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ड्रेस दे देती हूँ, तुम वो ही पहनकर मेरे साथ चलना। आराध्या दी, क्या मैं अपने ही कुछ कपड़े नहीं पहन सकती? मैं ये छोटे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। दिशा, आरू ये ना मुंबई है, तुम्हारा गांव नहीं समझी, इसीलिए जैसे मैं कहती हूँ वैसा करना और मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना, समझी? आराध्या ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर थोड़ी देर लेट जाती है। दिशा भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। आखिर उसे रात में क्लब में पार्टी करने जो जाना था। शाम के 6 बजे एकांश घर पर जाने के लिए अपनी चेयर से उठा ही था कि अविनाश उसके कैबिन में बिना नॉक किए अंदर आया और सीधा एकांश से बोला, यार चलना आज क्लब चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं मुझे किसी लड़की की बाहों में रात गुजारे। एकांश ये सुनकर उसे एक पेन फेंक कर मारता है और बोलता है, सुधर जा साले और किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर ले। अविनाश उस पेन को कैच करते हुए, अच्छी लड़की ही तो ढूंढने क्लब जा रहा हूं। एकांश, क्लब में तुझे कौन सी अच्छी लड़की मिल जाएगी? अविनाश, मिल जाएगी यार, तू चल रहा है कि नहीं, वरना फिर मैं किसी और के साथ जाऊं।
एकांश ढूंढ ली किसी और को, जा आज मुझे तो जल्दी घर जाना है, मैंने अवनी से बोला था कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अविनाश ओ फिर मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, जाओ जाओ तुम घर जाओ, मैं किसी और के साथ क्लब चला जाऊंगा। एकांश हाँ, और टाइम से घर पहुंच जाना, और अगर ज्यादा ड्रिंक की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविनाश थोड़ी एक्टिंग करते हुए, हाय तू तो गलत जेंडर में आ गया, तुझे तो लड़की होना चाहिए था, फिर मैं तुमसे शादी कर मेरा, आखिर तुम मेरा इतना ध्यान जो रखते हो। एकांश ये सब सुनकर चिढ़कर बोला, अपनी ये गंदी सोच अपने पास ही रखो और जा क्लब, वरना फिर लेट घर पहुंचेगा। अविनाश उसकी बात सुनकर बोला, हाँ ठीक है, जा रहा हूं, बाय बाय। एकांश बाय। फिर एकांश और अविनाश अपने अपने रास्ते चल देते हैं। सनशाइन क्लब। अविनाश जब क्लब पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। वो यहां पर अकेला ही आ गया था। क्लब के अंदर जाते ही वो सीधा बार काउंटर पर बैठ गया और एक ग्लास उठाकर अपनी ड्रिंक करना लगा। उसी क्लब के दूसरे साइड दिशा और आराध्या आई हुई थी। दिशा ने इस वक्त एक रेड कलर की मिनी स्कर्ट और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का टॉप पहन रखा था, और आराध्या ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। ये ड्रेस दिशा ने उसे जबरदस्ती पोल पहनाई थी। तभी दिशा के फ्रेंड ड्रिंक करते हुए बोले, यार दिशा, लगता है तेरी बहन इस ड्रेस में अनकंफर्टेबल है, इसीलिए तो बार बार अपनी ड्रेस को नीचे की रही है।